ये नेक्स्ट टाइम नहीं होगा क्योंकि हम अब जो GCU का LMS है उसके साथ जो जूम है उसमें क्लास लेंगे तो फिर ये डिस्कनेक्ट नहीं हुआ करेगा। ठीक है, ओके सर, होपफुली नेक्स्ट टाइम नहीं होगा ये। इंशाल्लाह। उसके साथ जो है वो रजिस्टर्ड है, जो जूम है वो रजिस्टर्ड है, तो हम उसके साथ भी क्लास लेंगे तो हाँ जी, आगे सारे वापस। यस सर, होगा कंप्लीट। हाँ जी, इंशाल्लाह वेंसडे को ये नहीं होगा, वो हम LMS के साथ लेंगे, तो उसके साथ जो जूम है वो रजिस्टर्ड है। ओके जी, तो so we were at the magnetization is equal to T minus C gamma is equal to CH. So here we can write as, इसको ऊपर ले आते हैं ये आपको नजर आए, M is equal to CH divided by T minus gamma C। H को इसके नीचे ले जाओ, M over H is equal to C over T minus gamma C। तो अली M over H किसके इक्वल है? हेलो अदनान, के इक्वल है काई की सर, ससेसिबिलिटी। हाँ जी, काई is equal to C over T minus gamma C। Here you can see in the Curie law we have only chi is equal to C over T, but in Wies Curie law we have some another constant, some another different parameter like gamma C, and gamma is, I told in the previous equation, what is gamma? What is gamma? Molecular field constant. Yes, right, you are right, molecular field constant। और molecular field क्या है? The interaction of the ions। ये जो लेटस के अंदर आयन है उनके अंदर जो इंटरेक्शन हो रही है उसकी वजह से जो फोर्स पैदा हो रही है, जो फील्ड पैदा हो रही है, उसको उन्होंने कहा कि ये मॉलिक्यूलर फील्ड है, HW। और ये फिनोमेना वीज ने हमें दिया, एंड ये इतना पॉपुलर हुआ कि इसने बहुत सारी जो फेरोमैग्नेटिक से रिलेटेड थ्योरीज हैं, यानी कि फेरोमैग्नेटिक का आपने तो मैं पहले चैप्टर में आपको बताया कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स आर मैग्नेटिक मटेरियल्स आर दोज हु हैज unordered paired electron in their subshell, but when जब हम चैप्टर 6 पढ़ेंगे उसमें आप देखेंगे फेरोमैग्नेटिक का चैप्टर कि देयर इज अ एक्सचेंज इंटरेक्शन। द वर्ड एक्सचेंज इंटरेक्शन, यानी कि मैंने आपको पहले भी कहा कि अगर किसी लेमैन या किसी ऐसे पर्सन को बताओ कि या थोड़ा बहुत आइडिया रखता हो केमिस्ट्री का, तो फिर आप कह सकते हो कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसके सब शेल में, तो हम कहेंगे कि इसमें मैग्नेटिक मूवमेंट है। लेकिन अगर किसी को मैग्नेटिज्म की सेंस है मटेरियल्स की, तो फिर आपने कहना है कि मैग्नेटिक मटेरियल्स और मैग्नेटिज्म, द ओरिजिन ऑफ मैग्नेटिज्म इज ड्यू टू एक्सचेंज इंटरेक्शन। और फिर वो एक्सचेंज इंटरेक्शन को फिर उन्होंने बहुत आगे तक लेके गए, और आज उस पे ही डिवाइसेस पे काम हो रहा है कि एक्सचेंज इंटरेक्शन क्या है, एक्सचेंज इंटरेक्शन में को किस तरह कैलकुलेट करते हैं, और एक्सचेंज इंटरेक्शन ही एक्चुअली वजह है किसकी, मैग्नेटिज्म की इन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। लेकिन एक्सचेंज इंटरेक्शन का ताल्लुक किससे है, मैग्नेटिक मूवमेंट के साथ। मैग्नेटिक मूवमेंट का ताल्लुक किसके है, मॉलिक्यूलर फील्ड के साथ, और मॉलिक्यूलर फील्ड का ताल्लुक किसके है, इलेक्ट्रिक फोर्स। वो जो चार्जेस की फोर्स है आपस में, जो लेटेस्ट में चार्ज पड़े हुए हैं, पड़े हुए उसके साथ है। ठीक है अली? यस सर, मेरी आवाज आपको आ रही है या नहीं? जी आ रही, आ रही। मैं पहले भी बोल रहा था लेकिन वो कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला।
नहीं पहले आपको ना वो ऊपर आ रहा था, एडमिट नहीं हुए थे, वो अलाउ नहीं था। मैंने वो देखा है आपको, मेरे ख्याल आप चलो साइन ठीक आउट है। हो गए थे, दोबारा किया है एडमिट, अब आपकी आवाज आ रही है। तो हियर ये जो चीज है, ये जो नई चीज आई है क्यूरी-वीज लॉ में, इसको उसने थीटा का नाम दिया, y इज इक्वल टू c ओवर t माइनस थीटा, ये रिप्लेस किया। उसमें भी देख लें क्या है, वही c कांस्टेंट है, और c की डिपेंडेंस किस पे थी, n m स्क्वायर ओवर बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, वो इधर भी है, वो ऊपर भी है, यानी कि मैग्नेटिक मोमेंट के तल्लक है। और फिर उसके साथ गैमा आ गया, क्योंकि गैमा किसके इक्वल है, HW, वी नो द रिलेशन फॉर गैमा, HW यानी कि मॉलिक्यूलर फील्ड इज इक्वल टू गैमा m। तो गैमा का अगर रिलेशन चेक करना हो तो HW ओवर m, तो ये देखिए कि वो उसकी इंटरनल जो मॉलिक्यूलर फील्ड है उस पर डिपेंड कर रहा है। तो क्यूरी ने कंसेप्ट, क्यूरी ने जस्ट बताया था कि पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स इनवर्सली की ससेप्टिबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टेंपरेचर के और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मैग्नेटिक मूवमेंट के, ठीक है, जो कि कंसेप्ट डायमैग्नेटिक मटेरियल की डेरिवेशन में नहीं था। लेकिन उसमें से कुछ जो मटेरियल्स थे पैरामैग्नेटिक, वो क्यूरी लॉ को ओबे करते थे, बट कुछ नहीं करते थे। तो वी नीड अ मॉडिफिकेशन। तो उस मॉडिफिकेशन को का सेरा जो है वो किस पे, वीज पे, वीज साइंटिस्ट ने था। और वीज फिर ऐसा आगे बढ़ता गया कि उसने बहुत सारी ऐसी जो है चीजें जो है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स में उसको, उसकी पिक्चर को क्लियर करता गया। तो ये रिलेशन हमारा है। अब कंसेप्चुअल क्वेश्चन आए या डेरिवेशन आए या न्यूमेरिकल आए, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन Curie law and Curie-Weiss law? Why we need Curie-Weiss law instead of Curie law? And what is the phenomena Curie-Weiss suggest for the paramagnetic materials or for the ferromagnetic? अभी ferromagnetic का चैप्टर नहीं है, लेकिन उसने यहाँ बुनियाद रख दी थी कि क्यूरी जो मॉलिक्यूलर फील्ड है, यही रिस्पॉन्सिबल है कुछ मटेरियल में कि बजाय इसके कि एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करके उसको रीओरिएंट करें, उसकी डायरेक्शन में लेके जाएं मैग्नेटिक मूवमेंट, वो खुद ब खुद ही होती हैं एक तरफ। क्यों होती हैं? तो मॉलिक्यूलर फील्ड है उसमें। तो मॉलिक्यूलर फील्ड की मदर या उसके पेरेंट्स कौन से हैं? उसके पेरेंट्स वो फोर्सेस हैं, इलेक्ट्रिक फोर्सेस, जिसकी वजह से वो बाउंड है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है उसमें हम देखेंगे कि ये इलेक्ट्रिक फोर्सेस किस तरह आपका जो एफएससी या बीएससी का कंसेप्ट है कि जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है, जो मैग्नेटिक मूवमेंट ड्यू टू ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम is mostly ignored for the net magnetic moment of ion। ठीक है, वो अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक है क्विंचिंग ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, वो हम उसमें देखेंगे कि कैसे ये जो मॉलिक्यूलर फील्ड है, ये जो फोर्सेस है, अली ने जो क्वेश्चन किया था कि ये इलेक्ट्रिक फोर्सेस ही हैं जो इसकी वजह बन रही है। तो व्हेन टी देयर इज अ डाइवर्जेंस, तो ये है क्यूरी-वीज लॉ, ये वाला। ठीक है जी, तो क्यूरी-वीज लॉ को अंडरस्टैंड करें, उसका कंसेप्ट देखें, उसका ये ऑब्जर्व करें कि व्हाई वी नीड क्यूरी-वीज लॉ इंस्टेड ऑफ क्यूरी लॉ। Divergence in the susceptibility which correspond to the phase transition to the spontaneous order phase. A positive value of theta indicates that the molecular field is acting in the same direction as applied field. ठीक है जी, तो ये मॉलिक्यूलर फील्ड उसी तरफ हो रही है। अगर मॉलिक्यूलर फील्ड की डायरेक्शन भी अपवर्ड है और एक्सटर्नल फील्ड की डायरेक्शन भी अपवर्ड है, तो क्या होगा अली? सर दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करेंगी। सपोर्ट करेंगी, शाबाश। तो सपोर्ट करने का मतलब है कि उसकी मैग्नेटाइजेशन ज्यादा हो रही है, तो वो फिर इससे ये अखज होगा कि वो जल्दी से ही जितनी उसकी मैग्नेटिक मूवमेंट है बाकी जो है वो भी उससे इन्फ्लुएंस करके उसी तरफ जो है सपोर्ट होगा, कैंसिल आउट नहीं होगा। तो मोस्टली जो डायमैग्नेटिक मटेरियल है पहले तो उसमें होती नहीं है, लेकिन पैरामैग्नेटिक मटेरियल में भी अगर कैंसिल आउट होना शुरू हो जाए तो हमें बहुत ज्यादा फील्ड चाहिए उसकी 2 या 3 मैग्नेटिक मूवमेंट को इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल फील्ड जो है वो ओरिएंट करे, रीओरिएंट करने के लिए, and tending to make the elementary magnetic moment align parallel to one another and to the applied field. This is the case in ferromagnetic, जो अभी आपने अली ने बात की है
कि सपोर्ट करेंगी। जब सपोर्ट करेंगी तो ऐसा कंसेप्ट, ऐसा फिनोमेना ओनली एंड ओनली पैरामैग्नेटिक मटेरियल में होता है, जो कि हम नेक्स्ट चैप्टर में इसको डिटेल से पढ़ेंगे कि ये कैसे हेल्पफुल होती है। We can estimate the size of Weis molecular field, तो जो Weis molecular field का साइज भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि इसमें कितनी है, एक्सपेरिमेंटली भी है और थ्योरेटिकल भी है। थ्योरेटिकल एक्सप्रेशन आपके सामने है। बिलो द क्रिटिकल टेम्परेचर, अब बिलो द क्रिटिकल टेम्परेचर ये जो हमारे पास क्यूरी में आ रहा है या क्यूरी-वीज लॉ में आ रहा है, पैरामैग्नेटिक मटेरियल है एग्जिबिट फेरोमैग्नेटिक बिहेवियर। अब मैंने अभी शुरू में जब लेक्चर स्टार्ट हुआ था ये बताया था कि एक्सटर्नल फील्ड अब अप्लाई नहीं कर रहे, क्योंकि ये डेरिवेशन में हमें ये पता चला है कि ये तो टेम्परेचर डिपेंडेंट भी है। तो जब टेम्परेचर डिपेंडेंट है तो जब हम टेम्परेचर को करते हैं, कम करते हैं टेम्परेचर को, तो एक खास टेम्परेचर पे जाके वही पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स फेरोमैग्नेटिक बन जाता है। यानी कि ये जो इसकी रैंडमली ओरिएंटेड मैग्नेटिक मूवमेंट थी वो एक खास सर्टेन डायरेक्शन में क्या होगी, अलाइन होगी। तो उस ट्रांजिशन को, उस फेज ट्रांजिशन को कहेंगे कि ये उसका क्यूरी पॉइंट है, क्रिटिकल पॉइंट है, और ये इसकी क्या है, फेज ट्रांजिशन। सर ये फेज ट्रांजिशन जरा दोबारा बताइएगा। फेज ट्रांजिशन आपने ये अपनी एमएससी क्लास में या बीएससी क्लास में पढ़ा हुआ है कि एक ऐसा पॉइंट है मटेरियल की फेज ट्रांजिशन में। फेज ट्रांजिशन सॉलिड मटेरियल में बहुत सारी जगह पे पढ़ी जाती है। फेज ट्रांजिशन का मतलब है कि हम सॉलिड लिक्विड की फेज ट्रांजिशन भी देखते हैं, लेकिन हियर इन दिस केस द फेज ट्रांजिशन इज डिपेंड्स अपॉन द मैग्नेटिक मूवमेंट, नॉट डिपेंडिंग अपॉन द वेदर दिस इज लिक्विड, whether this is solid, gaseous, वो वाली नहीं है। ये है फेज ट्रांजिशन के मैग्नेटिक मूवमेंट है या नहीं है, मैग्नेटिक मूवमेंट पैरेलल है या मैग्नेटिक मूवमेंट रैंडमली ओरिएंटेड है। ये है फेज ट्रांजिशन इस मैग्नेटिक मटेरियल में। हमारे पास मैग्नेट है तो हम उसको टेम्परेचर दे रहे हैं, टेम्परेचर ज्यादा दे रहे हैं तो बिहेवियर और है, टेम्परेचर उसको कूल कर रहे हैं तो बिहेवियर और है। हम कूल करते जा रहे हैं, करते एक पॉइंट ऐसा आया है कि उसकी सारी की सारी मैग्नेटिक मूवमेंट जो है वो क्या हो गई है, अलाइन हो गई है, जो कि रैंडम ओरिएंटेड थी। पैरामैग्नेटिक में आपको पता है कि रैंडमली ओरिएंटेड होती हैं, तो वो क्या हो गई है, अलाइन हो गई। तो जब अलाइन हो गई हैं तो उस पॉइंट को कहेंगे कि ये इसका क्रिटिकल पॉइंट है। तो ये फेज ट्रांजिशन हुई है कि पैरामैग्नेटिक मटेरियल भी फेरोमैग्नेटिक बन जाता है, तो वो लो टेम्परेचर होगा। बहुत सारे केसेस में रूम टेम्परेचर पे मटेरियल पैरामैग्नेटिक बिहेव करता है, लेकिन 100 केल्विन, 50 केल्विन और 200 केल्विन पे वो क्या शो कर रहा होता है, वो फेरोमैग्नेटिक बिहेवियर शो कर रहा है। तो क्यों कर रहा है, बताओ जी, वजह बताओ कि ये क्या बात हुई कि एक मटेरियल है पैरामैग्नेटिक, वो लो टेम्परेचर पे जाके वो फेरोमैग्नेटिक हो गया। अब कहाँ से आ गई मैग्नेटिक मूवमेंट वहां पे? तो मैग्नेटिक मूवमेंट तो पहले एग्जिस्ट कर रही थी, सिर्फ और सिर्फ इस मॉलिक्यूलर फील्ड की वजह से वो जो मैग्नेटिक मूवमेंट थी वो अलाइन होगी सर्टेन डायरेक्शन में। तो जब मैंने कहा है कि अगर वो अलाइन हो तो उसमें इंटरेक्शन बढ़ जाती है, जब इंटरेक्शन बढ़ती है तो मैग्नेटाइजेशन बढ़ती है, जो मैग्नेटाइजेशन बढ़ती है तो फेरोमैग्नेटिक बिहेवियर शो होता है। जी उस्मान, क्लियर है? ठीक है? ठीक है सर। हाँ, ये है फेज ट्रांजिशन। अगर वही फेरोमैग्नेटिक के खास टेम्परेचर पे जो अटेन हो गया था फेरोमैग्नेटिक बिहेवियर, वो आप कहते हैं कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, मैग्नेटिक मटेरियल जो है, बच्चों को भी कहते हैं फैसी बीएससी में कि अगर या तो इसको हैमर से मारो या इसको टेम्परेचर गर्म करो, तो उस दूसरे लफ्जों में क्या कर रहे होते हैं, वो जो एक ऑर्डर हुआ होता है, ये जो मैग्नेटिक मूवमेंट का ऑर्डर, इसको डिस्ट्रॉय करते हैं इधर by using temperature or either by hammering it. So this is the case for the Curie temperature. At above than Curie temperature, a critical point, जो पैरामैग्नेटिक फेरोमैग्नेटिक बिहेवियर है वो चेंज इनटू द पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। ठीक है जी, तो ये था क्यूरी-वीज लॉ, जिसने पिक्चर को और क्लियर किया कि व्हाई सम मटेरियल्स आर पैरामैग्नेटिक
or some are ferromagnetic. By introducing a word, a concept, a phenomena known as, अदनान बताओ क्या है? क्या है? Curie-Wins law. No, the concept of Molecular field theory. molecular Molecular field. field. Yes, molecular field. Molecular field का Excuse me, concept sir. देके उसने बताया कि ये जो molecular field है, actually ये है वो वजह जो मैग्नेटिक मूवमेंट को अंदर ही अंदर, जैसे अंदर ही अंदर कैंसर खा रहा होता है, अंदर ही अंदर उसको सपोर्ट करती है कि भाई बन जाओ, उधर अलाइन हो जाओ. ठीक है? Yes, sir. सर हैमरिंग से कैसे हम जो है ना उसकी मैग्नेटाइजेशन चेंज करते हैं? सॉरी, सर आपने बताया कि हैमरिंग से सर हम कैसे करते हैं उसको, उनकी ऑर्डर डिस्ट्रॉय randomly किया. और ये ऑर्डर डिस्ट्रॉय किया. फेरोमैग्नेटिक का ऑर्डर ये है, ये वाला जो मैंने दिखाया हुआ है कि वो अलाइन है. तो जब मैं इसे हैमर इसको मारूंगा किसी जोरदार जो है उसकी एक तरह की फोर्स से, तो ये ऑर्डर जो बना हुआ है डिस्ट्रॉय होगा. तो सर ये बेसिकली हमने, माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी है ना मैग्नेटाइजेशन जो है? सॉरी, सर ये माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी है ना ये जो जी मैग्नेटाइजेशन? माइक्रोस्कोप, जी. तो सर ये हैमरिंग से ये मैक्रोस्कोपिक चेंजेस के साथ साथ माइक्रोस्कोपिक चेंजेस भी आती हैं? हैमरिंग से हीट तो ट्रांसफर हुई ना, जी सर, हीट ट्रांसफर हुई. हीट ट्रांसफर हुई ना, तो हीट ने जाके उसके लेटेस्ट को डिस्टर्ब किया. हीट ट्रांसफर टेम्परेचर से भी कर रहे हैं, हीट ट्रांसफर आप मैकेनिकल कर रहे हैं हैमरिंग से. ठीक है ना? वो उससे सर हैमरिंग के बाद अगर हम हैमरिंग करने के बाद हम उसको कूल करते हैं तो फिर क्या कूल करते procedure हो? होगा? जी, यानी कि वो अपने वो ओरिजिनल टेम्परेचर पे आ जाता है बिल्कुल. हैमरिंग के वो बाद. फिर वो ऑर्डर में आ जाएगा. तो जी वो सर. हैमरिंग तो आप बच्चों को बता रहे थे ना कि उसे जोर से मारो या उसे करो, लेकिन जो हमने कंसेप्ट इधर दिया है वो टेम्परेचर का ही है कि टेम्परेचर बढ़ाने से या टेम्परेचर कम करने से ये जो फेज है ये चेंज हो रहा है. तो वो पॉइंट जहाँ पे जी ये जो फेज है वो चेंज हो रहा है उसे हमने कहा कि ये क्यूरी पॉइंट है या क्रिटिकल पॉइंट है. ठीक है? जी सर. तो अब इसी तरह की एग्जांपल आगे उसने आपकी बुक में दी है, वो जरा काइंडली देख लीजिए. तो Langevin theory and the Curie-Weiss law give accurate description of many paramagnetic materials. तो Langevin क्लासिकल थ्योरी में हमने क्यूरी लॉ जो है वो ड्राइव किया था. यूजिंग Langevin क्लासिकल थ्योरी एज वेल एज क्वांटम मैकेनिकली भी हमने उसको साबित किया कि वो सेम रिजल्ट आ रहा है, इधर यूजिंग क्लासिकल कंसेप्ट और यूजिंग द क्वांटम कंसेप्ट. क्वांटम का मैंने वो आपको स्किप करवाया हुआ है, आप सिर्फ क्यूरी लॉ तक ही रहें कि ससेप्टिबिलिटी इज इक्वल टू C over T. Susceptibility is equal to C over T, where C is a Curie law and C is equal to nm scale over 3. सर स्क्रीन नहीं आ रही आपकी. क्या नहीं आ रही? आ रही है, आ रही है. क्या नहीं आ रही? आपकी स्क्रीन शो नहीं हो रही मुझे. वो तेरा नेट में मसला है, बाकियों को हो रही है. नहीं सर, दोबारा से हो ज्वाइन रही है करो. सर. दोबारा से ज्वाइन करो. ओके. हाँ जी. ओके जी, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास गया सर आप कैस्ट में? हाँ जी, लैब में हूँ. जी. ये व्हाइट बोर्ड है ना इधर, तो वैसे बाकी भी बंदा faculties फ्रेश. सारे भी आते हैं स्टाफ? नहीं, सारे नहीं आते. ये मैंने एक्सीलेटर भी चलाना होता है ना, इसको वैक्यूम वगैरह करना होता है, तो इस वजह से. सर बाकी टीचर्स भी आते हैं? बाकी नहीं, वो बाकी बाज बात आते हैं. सर एक्सेलेरेटर ठीक हो गया सर? हाँ, एक्सीलेटर ठीक ही है, बस वो थोड़ा सर्विस उसकी हो रही है, अभी कर रहे हैं उसको. ओके, तो सो नेक्स्ट टॉपिक इज क्विंचिंग ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम. ये मैंने लिखा था, क्विंचिंग ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर
मोमेंटम। अब जिन्होंने क्वांटम वाला चैप्टर जो है वो पढ़ा था, उसमें आपको पता था कि जो टोटल एंगुलर मोमेंटम है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, वो उसकी वैल्यू क्या है, वो J है। J इज इक्वल टू L प्लस S, एंगुलर मोमेंटम प्लस स्पिन एंगुलर मोमेंटम। तो उस टोटल एंगुलर मोमेंटम में हमने देखा कि जो मैग्नेटिक मूवमेंट है वो किसके इक्वल है, M इज इक्वल टू G लैंडे फैक्टर इंटू J इंटू J प्लस 1, और साथ हमारे पास म्यू बी भी, बोर मैग्नेटॉन। ठीक है, ये हमने ऑब्जर्व किया। अब जो J है, ये है टोटल एंगुलर मोमेंटम, उसमें से हमने कहा कि एंगुलर मोमेंटम को क्यों इग्नोर कर देते हैं। उसका जो कंसेप्ट है वो V से हमें थोड़ा बहुत उसका आइडिया मिल चुका था। ये जो साइंटिस्ट के लिए इजी हो गया था जब तो अली यार अपना माइक ऑफ करो काइंडली। सॉरी क्या हुआ है? अली अपना माइक ऑफ करो। अच्छा, लेटेस्ट में एज यू नो हमारे पास आयन्स है, एटम नहीं है, आयन्स है, तो इस पे चार्ज है, पॉजिटिव कैटाइन और एनाइंस हैं। जब कैटाइन और एनाइंस हैं तो सपोज यू नो आयरन, मैग्नीज, निकल एंड टाइटेनियम, वनेडियम, ये सारे जो एटम हैं इन पे अगर आयन्स को शक्ल में इनमें लिखना तो आपको इसके ऊपर क्या लिखना पड़ेगा, उसकी चार्ज स्टेट लिखनी पड़ेगी, ऑक्सीडेशन स्टेट 3+, 2+, 3+, 3+, and you know these transition element have different oxidation state। ये थोड़ा आइडिया है कि इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो डिफरेंट होती है, बहुत सारों की, बहुत सारी को नहीं, एक ही स्टेट रखते हैं। ये अकॉर्डिंग टू देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है कि वो कौन से सब शेल से आपको इलेक्ट्रॉन देगा, तो ये हो जाएगा उसकी जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। तो ये इसका मतलब है कि ये यू नो कि F3+ भी है, F2+ भी है, इसी तरह Ti3+ भी है, Ti4+ भी है, Ti2+ भी है। तो ये जब हम लेटेस्ट में इनकी कंट्रीब्यूशन देखते हैं तो वो कंट्रीब्यूशन हमें बता रही है कि ये एक दूसरे के साथ किस फोर्स से इंटरेक्ट कर रहे हैं। और जब हम ये रिसर्च करते हैं तो इन ऑक्सीडेशन स्टेट का खास ख्याल रखते हैं कि हमने कौन सी स्टेट का जो एलिमेंट है वो डोप करवाना है या सब्स्टिट्यूट करवाना है। हेंस ये हमें आइडिया हुआ कि ये ऑक्सीडेशन स्टेट हमारी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी और हमारी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को चेंज कर सकती है। अगर Fe3+ है तो उसकी मैग्नेटिक मूवमेंट और होगी, Fe2+ की मैग्नेटिक मूवमेंट और होगी। तो Fe3O4, Fe2O3 ये दो डिफरेंट बिहेवियर के मटेरियल हैं। एक में Fe3O4 है, Fe3O4 पता है, Fe3O4 अदनान, Fe3O4 या Fe2O3 इसमें फेरस और फेरिक ये डिफरेंट मटेरियल हैं, और जब मटेरियल डिफरेंट है ड्यू टू देयर ऑक्सीडेशन स्टेट तो उनका बिहेवियर भी डिफरेंट है। तो अदनान ये बताओ कि फेरस और फेरिक में फेरोमैग्नेटिक कौन सा है और फेरी मैग्नेटिक कौन सा है? अभी फेरी मैग्नेटिक वैसे तो मैंने बताया नहीं है, लेकिन कुछ आइडिया है?
अदनान सर अभी जेन में नहीं है। ज़हन में नहीं है, लेकिन अब आपने जाके ये पढ़ना है, नेट से निकालना है कि फेरिक और फेरिस दो कंपाउंड हैं और दो कंपाउंड में ऑक्सीजन की स्टेट तो सेम है, ऑक्सीडेशन स्टेट -2 ही है। ये सर आयरन के ऑक्सीडेशन स्टेट में फर्क है, एक में 4 हाँ हो जी, जाती है, एक में 3। तो उन ऑक्सीडेशन स्टेट में फर्क होने की वजह से वो उसका जो कलेक्टिव बिहेवियर एज अ लेटस, क्योंकि ये एक लेटस है, इसमें सिर्फ आयरन नहीं पड़ा, इसमें ऑक्सीजन भी होगा, तब जाके उसका एक स्ट्रक्चर सेल बनेगा, इधर क्यूबिक इधर हेक्सागोनल, कोई भी बन सकता है। वो अकॉर्डिंग टू देयर जो इंटरनल बिहेवियर है उसी की वजह से बनते हैं। तो उसमें फेरिक की का क्या बिहेवियर है, फेरोमैग्नेटिक ऑर्डर, उसका ऑर्डर क्या है, मैग्नेटिक ऑर्डर क्या है, और फेरिक का क्या है, ये आपसे कल मैंने नेक्स्ट लेक्चर में पूछना है, ये आपने सर्च करना है, सबने सर्च करना है, ठीक है, सबसे पूछो। तो ये चीजें बताने का मकसद ये था कि ऑक्सीडेशन स्टेट डिफरेंट है, तो हमारे पास जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है मैग्नेटिक मूवमेंट की वो भी डिफरेंट आ रही है। तो एक टेबल साइंटिस्ट ने एक टेबल बनाया, उसमें उस टेबल में उन्होंने सपोज आयरन 3+, वनेडियम 3+, निकल 3+, इसकी कॉन्फ़िगरेशन के मुताबिक सपोज ये 3D1 के हैं, कॉन्फ़िगरेशन के मुताबिक इनकी मैग्नेटिक मूवमेंट जो है वो थ्योरेटिकल भी कैलकुलेट की बाय यूजिंग थ्योरेटिकली बाय इंक्लूडिंग एंगुलर क्वांटम नंबर, यानी कि इंक्लूडिंग मैग्नेटिक मूवमेंट ड्यू टू एंगुलर क्वांटम नंबर एंड मैग्नेटिक मूवमेंट ड्यू टू ओनली स्पिन क्वांटम नंबर। जब कैलकुलेट की उनमें डिफरेंस आया, तो टेबल जो बना आपकी बुक में है, टेबल है 5.2, उसमें जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर यूज करके, एंगुलर क्वांटम नंबर को यूज करके जो वैल्यू कैलकुलेट की, और जो स्पिन ओनली स्पिन को कैलकुलेट करके वैल्यू कैलकुलेट की, उस पर डिफरेंस आ रहा था। सपोज मैं लिखता हूं आयरन की है 3D5, आयरन, इसमें आयरन जो है वो उसकी स्टेट 3D5 है, ये वाली 3D1 नहीं है, 3D1 टाइटेनियम की है, टेबल में गिवन है 5.2। तो आयरन की जो मैग्नेटिक मूवमेंट है 3+ वाले की वो है 5.92, और स्पिन को कैलकुलेट करके जो वैल्यू आ रही है वो है 5. अच्छा, इसकी तो सेम आ रही थी, टाइटेनियम को देख लेते हैं। टाइटेनियम 3+ और 3D1, तो इसकी जो क्वांटम को यूज करके आ रही है 1.55 है एंगुलर क्वांटम नंबर को, और स्पिन को यूज करके आ रही है 1.73। जबकि एक्सपेरिमेंट जब किया, एक्सपेरिमेंट यू नो के मैग्नेटिक मूवमेंट किस तरह मेजर की जाती है, बाय यूजिंग VSM, बाय यूजिंग स्क्विड। तो हमने एक्सपेरिमेंटली जो मैग्नेटिक मूवमेंट कैलकुलेट की, रिसर्चर ने, साइंटिस्ट ने, टाइटेनियम की, टाइटेनियम 3+, तो वो वैल्यू आई 1.8 मैग्नेटिक मूवमेंट। तो विच वन इज क्लोज टू द थ्योरेटिकल वैल्यू? 1.8 किसके क्लोज है? हेलो, 1.73। स्पिन वाली 1.73, ये गुड। तो वो स्पिन एंगुलर ओनली स्पिन के, मूवमेंट। ठीक है, वो ये है टोटल यूज किया है हमने, जिसमें एंगुलर क्वांटम नंबर भी है और स्पिन भी है, तो वो आई है 1.55। जे यू नो, J = L+S होता है ना, यस सर। यहाँ पे है G = S × S, G लैंडेजी फैक्टर है, और लैंडेजी फैक्टर हमने 1 भी पुट किया था और 2 भी पुट किया, 2 वाला जो है वो एक्यूरेट वैल्यू दे रहा था। तो S × S+ के लिए 1.73 ओनली स्पिन, और जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू 1.8 आई, तो ये एक्यूरेट टू द थ्योरेटिकल वैल्यू व्हिच हैविंग द रिलेशन ओनली फॉर स्पिन क्वांटम नंबर। तो टोटल जो एंगुलर क्वांटम नंबर, जिसमें एंगुलर क्वांटम नंबर भी है, टोटल जो क्वांटम नंबर होता है उसमें एंगुलर भी है और स्पिन भी है,
तो स्पिन का रिजल्ट मोर एक्यूरेट टू द मोर क्लोज टू द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, तो इग्नोर करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है? उसका लॉजिक जो है वो फिर वीसी हमें मिला, उसने कहा कि चूंकि लेटेस्ट के अंदर ये जो लेटेस्ट है हमारा, अब फिर ये बंद हो रहा है, तो इस अभी मैं ये लेक्चर यहाँ पे खत्म कर दूंगा। तो ये जो लेटेस्ट है ये बाउंड है ड्यू टू कूलम इंटरेक्शन, इनके इलेक्ट्रिक फोर्सेस की वजह से बाउंड है। तो जब ये लेटेस्ट में होंगे तो ये जो इनकी फोर्स है ये इनको इस तरह शिकंजे में बंद किए बैठी है कि वो रिवॉल्व तो कर रहा है एंगुलर मोमेंटम, लेकिन उसकी मैग्नेटिक मूवमेंट इग्नोर करनी पड़ती है। फोर्स बहुत ज्यादा है, तो उस फोर्स की वजह से ये जो है क्विंचिंग हो जाती है। जो मैग्नेटिक मूवमेंट ड्यू टू एंगुलर क्वांटम नंबर है वो क्विंच हो जाती है, कि वो एक दूसरे को जकड़े हुए, जैसे जो जंजीरों के साथ बंधे हुए। तो वो सिर्फ और सिर्फ स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट ही उसमें रोल अदा करती है। उसकी वर्डिंग आपकी बुक में लिखी है, बहुत अच्छा एमसीक्यू या कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनेगा। The measured magnetic moment and the calculated value using the total and spin angular momenta is quite different. It clear that spin only values are is much better agreement with the experiment than the value calculating using the total angular momentum. This phenomena is known as quenching of the orbital and the result of the electric field generating by surrounding the ions in the solid. Qualitative, these electric field cause the orbital to coupled strongly to the crystal lattice. ये जो क्रिस्टल लैटिस है इसके वो कपल किया हुआ है, तो जिसकी वजह से so that they are not able to reorient towards an applied field and so do not contribute to the observed magnetic moment. The spin on the other hand are only weakly coupled to the lattice. The result is that only the spin contributes the magnetization process and consequently the resultant magnetic moment of the material. This makes our lives easier since when working with transition matter compound we can usually abandon the rules for combining spin and orbital angular momentum. तो इससे हमें हमारी लाइफ भी इजी होगी कि वो उससे जान छूटी कि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की जो मैग्नेटिक मूवमेंट है वो किधर जाती है यार, उसने तो अजाब डाला है, उससे भी कंट्रीब्यूट करो। ठीक है जी, हेलो। यस सर। ये फिर बंद होने लगा है। इंशाल्लाह वेडनेसडे को जो लेक्चर होगा उसमें हम एलएमएस के साथ करेंगे, तो जूम बंद नहीं होगा। ओके, बाय बाय, अल्लाह हाफिज। ओके सर, खुदा हाफिज। डॉक्यूमेंट्स मैं व्हाट्सएप पे कर रहा हूँ, ये कुछ चीजें जो है वो भी जरा पढ़ लीजिएगा, तो असाइनमेंट जमा करवा देना, अब आगे छुट्टियां हैं। तो सर असाइनमेंट क्या है, रिपीट कर दें, मैं तो था नहीं लास्ट लेक्चर में। न्यूमेरिकल मैंने करवाया था, उसको एसआई यूनिट में मैंने किया था, तो आपने सीजीएस यूनिट में उसका रिजल्ट भी उसका जो आंसर है वो कैलकुलेट कर। ठीक हो गया, ठीक है, ओके जी, ठीक अल्लाह है, हाफिज। व्हाट्सएप कर देंगे। अल्लाह हाफिज।